नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आज का दिन एक राहत भरा दिन रहेगा क्योंकि अब किशोरों का वैक्सीनेशन जो है वो आज से शुरू होने जा रहा है। परिजन लंबे वक्त से ये मांग कर रहे थे कि आखिर बच्चों का वैक्सीनेशन कब शुरू होगा, तो कम से कम 15 से 18 साल के जो किशोर हैं अब उन्हें तो कम से कम वैक्सीन की प्रोटेक्शन मिलने जा रही है। आज से ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। इस उम्र के जो बच्चे हैं फिलहाल सिर्फ एक ही वैक्सीन का विकल्प है उनके लिए और वो है कोवैक्सीन। कोविन पोर्टल पर आज सुबह 7 बजे तक 8 लाख से ज्यादा किशोरों ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शनिवार यानी 1 जनवरी से ही चल रही है। इसके लिए स्कूल आईडी या आधार कार्ड समेत सरकार द्वारा जारी कोई भी जो पहचान पत्र होगा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन के लिए किशोरों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वॉक इन का विकल्प भी उपलब्ध होगा, यानी कि अगर आपने उस वक्त रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और आप सीधे वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच जाएंगे तब भी आपको वैक्सीन लग जाएगी। दिल्ली में सरकार ने टीका लगाने के लिए 159 सेंटर बनाए हैं और सबसे ज्यादा 21 टीकाकरण केंद्र साउथ वेस्ट दिल्ली में है। दक्षिण दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का भी इंतजाम किया गया है। तो अब देर ना करें, जल्द से जल्द अगर आपके घर में 15 से 18 साल के किशोर हैं तो उन्हें वैक्सीन जरूर लगवाएं। पूरे देश में सोमवार से 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड के टीके देने का कार्यक्रम शुरू होगा। इसको लेकर तैयारियां हो रही है। दक्षिण दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में अलग से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है, जिससे बच्चे कम से कम अस्पताल के संपर्क में आए। ये सब कुछ इसलिए किया गया है जिससे बच्चे और उनके अभिभावक दूसरों के संपर्क में कम से कम आए। दिल्ली सरकार के टीकाकरण केंद्रों पर किताबों से लेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक रखे गए हैं, जिससे बच्चे इंतजार करते वक्त ज्यादा तनाव में न रहे। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा है तो अब यहाँ पे आके काफी अच्छा लग रहा है, तो होगा जो भी अच्छा ही होगा। पहले तो थोड़ी थी क्योंकि सब बोल रहे थे इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ी सी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, बट अब यहाँ पे जब यहाँ पे आके एनवायरनमेंट देखा तो अच्छा फील हो रहा है। बच्चों की और पेरेंट्स की हिचकिचाहट को दूर करने के लिए हमने वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है। असम में 15 से 18 साल की उम्र के तकरीब 20 लाख छात्रों को एक हफ्ते के अंदर वैक्सीन देने की बात कही जा रही है। कोशिश है कि मार्च अप्रैल में होने वाले बोर्ड परीक्षा से पहले दूसरी डोज भी दे दी जाए। 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करना बहुत जरूरी कदम है। मेरी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बोर्ड परीक्षा से पहले उसे टीके लग जाएंगे। हमें मीडिया और विज्ञापन से पता चला है कि टीकाकरण स्कूलों में होगा। हालांकि अभी उसके स्कूल की तरफ से नहीं बताया गया है कि कब से टीकाकरण शुरू होगा। देश में तकरीबन 8 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बीच में आते हैं और कल से जब इनका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो उसके बाद वैक्सीन के साथ ये आयु वर्ग भी अब कोविड-19 के खिलाफ ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क एटिकेट उतना ही जरूरी है जितना कि पहले था, ताकि हम कोविड-19 को जल्द से जल्द हरा सके। कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले किस तेजी से हमारे देश में बढ़ रहे हैं इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि कल तक महाराष्ट्र में 6,300 के करीब मामले थे। अब एक दिन के अंदर 24 घंटों के भीतर 11,877 नए केस सामने आ चुके हैं और महाराष्ट्र में 9 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के एक्टिव मामले 42,000 से ऊपर हैं। अगर ओमिक्रॉन के मामलों की बात की जाए तो 50 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक महाराष्ट्र में 510 केस ओमिक्रॉन के हो चुके हैं। अकेले मुंबई की बात की जाए तो 24 घंटों में 8,063 मामले मुंबई में सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना में 27% की बढ़ोतरी यहां पर देखी गई है। कल मुंबई में 6,347 कोरोना के केस मिले थे। और मुंबई नहीं, राजधानी दिल्ली में भी मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 7 महीने बाद एक दिन में 3,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं राजधानी दिल्ली में। कल कुल 3,194 नए मरीज सामने आए। अब संक्रमण दर जो है दिल्ली में वो बढ़कर 4.59% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 1,156 मरीज ठीक हुए हैं और अब सक्रिय मरीजों की संख्या दिल्ली में 8,397 पहुंच गई है। दिल्ली में कल 2,716 कोरोना के केस मिले थे। दिल्ली के अस्पतालों में अभी 307 मरीज भर्ती हैं।
और अब अलग अलग राज्यों में भी कोरोना का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद अब पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं राज्य सरकार की तरफ से। कल से स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए हैं। सिनेमाघर और जिम भी अब बंद रहेंगे। दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पश्चिम बंगाल में अब नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा कोलकाता में मेट्रो 50% क्षमता के साथ ही चलेगी। शॉपिंग मॉल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे। पश्चिम बंगाल में सक्रिय मामलों की संख्या जो है वो 13,000 से ज्यादा हो गई है, जिसके बाद ये पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। और अब असर जो है कोरोना के बढ़ते मामलों का वो हर तरफ दिखना शुरू हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जो है वो ऑनलाइन होने जा रही है। 2 हफ्ते तक अब मामलों का निपटारा ऑनलाइन किया जाएगा और 2 हफ्ते के बाद एक बार फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी कि कैसी स्थिति है और उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। वरना हम देख चुके हैं कि दूसरी लहर के वक्त भी लंबे वक्त तक कोर्ट की सुनवाई जो है वो ऑनलाइन ही हुई थी। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 5 जिलों में मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बाजार और मॉल भी 5 बजे तक ही खुलेंगे, जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन अब जिम्मेदारी लोगों की भी है कि वो जरूरी ना हो तो अपने घरों से बिल्कुल ना निकलें। रविवार शाम 5 बजे ही गुरुग्राम का यह मॉल बंद करा दिया गया। हरियाणा में अकेले गुरुग्राम में ही नहीं बल्कि फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला और अंबाला में भी शाम 5 बजे के बाद कोई भी मॉल या बाजार खुला नहीं रहेगा। कोरोना के फैलने के मद्देनजर हरियाणा सरकार की यह पाबंदी फिलहाल 12 जनवरी तक लागू रहेगी। हरियाणा सरकार की गाइडलाइन है कि कोरोना की वजह से 4:30 बजे बंद करा दिया। तो कितने बजे शुरू, कितने बजे होता है सुबह आपका मॉल? सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। सभी को ये बता दिया गया है कि हरियाणा सरकार की गाइडलाइन है कोरोना की वजह से उससे 4:30 बजे तक 5 बजे तक सभी को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक, बिल्कुल समर्थन करते हैं, बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए। सरकार ने जिस तरीके से मॉल को बंद किया है, क्या कहना चाहेंगे कि 5 बजे के बाद अच्छा किया भैया, बहुत अच्छा किया। स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर पूरी तरह बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल में उन्हीं खिलाड़ियों को छूट मिलेगी जो किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में भाग लेने वाले हैं। इन जिलों में सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में एक बार में 50% स्टाफ के साथ ही काम करने का निर्देश दिया गया है। बार और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। कोविड जिस ढंग से फैल रहा है उसको रोकने के लिए पाबंदियां लगाना आवश्यक है। जो बाजार हैं वो 5 बजे बंद हो जाएंगे और सारे दफ्तर जो हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कोचिंग सेंटर, क्रच, आंगनवाड़ी सारे प्रदेश में बंद कर दिए गए। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में पाबंदियों का दौर फिर लौट आया है, लेकिन सभी लोग अभी इसे संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। इस मामले में लापरवाही आने वाले दिनों में घातक भी साबित हो सकती है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। नए साल के मौके पर आगरा में ताजमहल देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। फतेहपुर सीकरी जैसे दूसरे ऐतिहासिक स्थलों पर भी कुछ ऐसा ही नजारा था। ताजमहल देखने तो इतने लोग पहुंच गए कि उनको नियमों में, कायदों में रखना मुश्किल साबित हुआ। इसमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी थी जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा था। तो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चुनावी जो रैलियां हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है। उत्तर प्रदेश में रविवार का दिन राजनीतिक रैलियों के नाम रहा। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों को घेरते हुए कहा कि पहले यहां पर अवैध कब्जे के खेल होते थे, लेकिन अब खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने लखनऊ में विजय यात्रा निकाली, तो अरविंद केजरीवाल ने भी लखनऊ में रैली निकालकर कहा कि कोरोना में योगी सरकार का मैनेजमेंट पूरी तरह से विफल रहा है।
ये देखिए, आप दुर्लभ तस्वीर आप देख रहे हैं। फिट इंडिया की मिसाल, व्यायाम करने की ये मशीन यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी की कसरत फिट करती है, तंदुरुस्त करती है। उपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय देख रहे हैं के प्रणाम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। साथ में सीएम योगी भी मौजूद रहे। विद्यालय के शिलान्यास समारोह में इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यहां खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा और ट्रेनिंग मिलेगी। रैली में उन्होंने समाजवादी पार्टी समेत पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। पहले की सरकारों से यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने रैली की, जिसे ब्राह्मण विजय रथ यात्रा का नाम दिया गया। सपा को मुख्य तौर पर यादव और मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है। जो बदलाव ना चाहता, अखिलेश यादव की कोशिश ब्राह्मणों को भी बड़े पैमाने पर पार्टी से जोड़ने की है। अपने एमएलसी पम्मी जैन के यहाँ पड़े छापे को अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के अल्पसंख्यक विरोध से जोड़ दिया। पहले गलत जैन के यहाँ चले गए और अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी शर्म को खत्म करने के लिए, और जो उनका गलत फैसला था उसकी भरपाई के लिए फिर जाकर के छापा मारा है। और छापा इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज के आते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा आबादी में 50 लाख होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि 50 लाख आबादी के लोग भी तरक्की और खुशहाली करें। ये हमारे चुनाव नजदीक आता देख बीएसपी भी अपनी कमर कसने लगी है। लखनऊ में पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर बीएसपी ने ये जताने की कोशिश की है कि वो भी रेस में है। 2012 से 17 के बीच में सबने सरकार देखी, कैसी सरकार चली। समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब आती उत्तर प्रदेश में, आते ही एक तूफान मच जाता है। और कैसा तूफान मचता है कि चारों तरफ लूट मार, डकैती, फिरौती, फिर लोगों के बलात्कार और दंगे फसाद, हर चीज शुरू हो जाती है। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे ही वहां पर शपथ ग्रहण होता है, उसी के साथ साथ में ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। यूपी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी की लखनऊ में जनसभा हुई। अरविंद केजरीवाल ने योगी सरकार पर जनता का पैसा फूंकने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए हैं और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे हुए हैं। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए फूंक दिया इन्होंने इश्तिहार में, इश्तिहारबाजी में। रविवार को कांग्रेस की कोई रैली तो नहीं हुई, अलबत्ता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए योगी सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश की। चुनाव की तारीख के ऐलान के लिए सबकी नजर चुनाव आयोग की तरफ है। इस बीच सभी पार्टियों ने यूपी के महाभारत में अपनी जीत की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ओमिक्रॉन के मामले हमारे देश में तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सही तस्वीर हमारे सामने आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे देश में टेस्टिंग की भी कमी हो रही है और दूसरे भी कई पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी ताबिश हुसैन।
देश भर में देखिए कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसको जो है ओमिक्रॉन का असर इस पर माना जा रहा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अब थर्ड वेव जो है वो आ गई है या आने वाली है और ये मामले और ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ने वाले हैं, इस पर बात करते हैं। दूसरी लहर के थमने के बाद फिर से तेजी से मामले बढ़े हैं, तो उस पर जानकार जो है वो कहते हैं कि ओमिक्रॉन का असर हो सकता है। हमारे सहयोगी मेहर पांडे और सौरभ गुप्ता की एक्सक्लूसिव तहकीकात के नतीजे जो हैं दिल्ली और मुंबई की लैब्स पर आधारित हैं और ये क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो 1500 के आसपास रोजाना के हैं, लेकिन ये इससे ज्यादा हो सकते हैं। जानकारों का मानना है कि ये तादाद जो है इसका पूर्वानुमान वो ये है कि 18,000 के आसपास रोजाना के केस जो हैं वो हो सकते हैं। संभावित वास्तविक संख्या जो है वो इतनी इन मामलों की हो सकती है, लेकिन इसका पता इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि भारत में ओमिक्रॉन का पता लगाने वाला जो लैब्स हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए जिसका पता लगाया जाता है कि कौन सा वेरिएंट जो है वो आपके अंदर है, वो अभी कम है। यानी इस वजह से हो सकता है कि जो ओमिक्रॉन के मामले हैं उनकी सही संख्या थोड़े वक्त बाद आपको जो है पता लगे। तो जानकारों का कहना है कि अभी की संख्या से बहुत ज्यादा ये नंबर हो सकता है, करीब 18,000 के आसपास। पश्चिमी देशों में ओमिक्रॉन के केस जो है वो भयानक तेजी से बढ़े हैं। उसका आप असर देखिए, अगर अमेरिका की हम बात करें तो यहां पर लाखों में जो है वो रोज के मामले आ रहे हैं और इसमें माना जा रहा है कि जानकारों की तरफ से कि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो 90% तक हो सकते हैं। अमेरिका के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। यहां पर आशंका ये बताई जा रही है कि इस लहर में 10 लाख तक केस जो हैं वो जा सकते हैं। तो कितना बड़ा खतरा जो है तीसरी लहर बन रही है, इसका आप अंदाजा पश्चिमी देशों में जैसा इसका असर देखने को मिल रहा है उससे आप लगा सकते हैं। भारत में भी कोरोना के कुल मामलों में ओमिक्रॉन के केस बहुत तेजी से बढ़े हैं। इसका शुरुआती अंदाजा लगाने के लिए आप इस ग्राफ को थोड़ा समझिए। पिछले 2 से 3 हफ्ते में देखिए तो ओमिक्रॉन के मामले जहां 2% के आसपास जो कुल मामले कोरोना के आ रहे हैं उसमें माने जा रहे थे, वो अब यहां पर आते आते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी संख्या कुल मामलों में 60% तक है। यानी अब जो मामले आ रहे हैं उसमें 40% जो है वो डेल्टा वेरिएंट के मामले हैं और 60% जो मामले हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के हो सकते हैं, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलता है। करीब 4 से 5 गुना तक का जो तेज रफ्तार है इसकी वो है। वैसे इस तीसरी लहर के 2 पहलू हैं और वो ये कि ये जो नया वेरिएंट है ये फैलता बहुत तेजी से है। ऐसा माना जा रहा है कि जानकारों की तरफ से कि करीब 4 से 5 गुना ज्यादा संक्रामक ये वेरिएंट है। लेकिन दूसरा पहलू जो है वो ये कहता है कि अस्पतालों में जाने वालों की तादाद जो है वो डेल्टा के मुकाबले यहां पर कम है। यानी डेल्टा वेरिएंट की जो लहर हमने देखी थी उसमें ज्यादा लोगों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ रहा था। इस वेरिएंट में मामला थोड़ा अलग है, इससे कम लोगों को अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत यहां पर पड़ रही है। यानी इसके लक्षण जो हैं वो हल्के हैं, थोड़ी सी राहत की बात आप इसको मान सकते हैं। लेकिन ये बड़ी चिंता क्यों है? वो इसलिए है कि अगर ओमिक्रॉन के मामले, क्योंकि ये ज्यादा संक्रामक है, तो इसका असर जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है तीसरी लहर में। और जानकारों का ये मानना है और जो अनुमान है वो ये कि इस लहर में इसके संभावित मामले जो हैं वो रोजाना 16 से 20 लाख तक जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जब ये पीक पर जो इस लहर है कोरोना की मानी जा रही है ये पहुंचेगी तो इतनी संख्या जो है इन मामलों की हो सकती है। दूसरी लहर से इसको आप तुलना करें तो 4 लाख जो है मामले रोजाना देखे गए थे दूसरी लहर में, जो कि डेल्टा वेरिएंट की थी, जहां पर ज्यादा अस्पताल में लोगों को भर्ती होना पड़ा था। और यहां पर यह माना जा रहा है कि इतनी जरूरत जो है अस्पताल में भर्ती होने की नहीं पड़ रही है। लेकिन संख्या से आप अंदाजा लगाइए कि अगर 4 लाख रोज मामले आ रहे थे तो उसके बाद अस्पतालों में कैसी स्थिति थी, किस तरीके का हालात जो है पैदा हो गए थे, दवाइयां, हॉस्पिटलाइजेशन, आपका मेडिकल स्टाफ, इन सब चीजों की कितनी जरूरत हमें पड़ी थी। और अब यह संख्या अगर 16 से 20 लाख तक रोज पहुंचेगी तो फिर अगर कम मामले भी आए तो फिर अस्पताल में मरीजों की संख्या कितनी होगी, आप उसका अंदाजा थोड़ा यहां से लगा सकते हैं। ओमिक्रॉन की लहर अगर इतनी तेजी से चढ़ेगी तो अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी जाहिर तौर पर बढ़ेगी। भले ही डेल्टा के मुकाबले इसमें कम मरीजों को अस्पताल की जरूरत पड़े, लेकिन ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद जो है वो इतनी ज्यादा होगी कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या दूसरी लहर के मुकाबले जो है काफी ज्यादा हो सकती है। आप यहां पर देखिए जो दूसरी लहर थी उसमें रोजाना औसतन 25,000 जो है लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ रही थी, उनको दाखिल होना पड़ा था। अब ओमिक्रॉन में अगर इसको हम कम भी माने, क्योंकि
कम लोगों को जरूरत पड़ेगी अस्पताल की, तो भी मामले अगर 16 से 20 लाख रोज के होंगे तो भी ये नंबर जो है अस्पताल में दाखिल होने वालों का वो 40,000 से 60,000 हो सकता है। और अगर इतने ज्यादा लोगों को अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़ेगी तो फिर कैसी स्थिति हो सकती है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक बड़ी चिंता इसलिए बन रही है कि संख्या जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन थोड़ी सी राहत की बात यहां पर यह भी है कि पश्चिमी देशों में इसका असर हम देख रहे हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से इस वेरिएंट की शुरुआत हुई थी तो वहां पर मामले काफी तेजी से बढ़े थे, लेकिन अब जो लहर है इस नए वेरिएंट की वो वहां पर कम होने लगी है, वहां पर मामले जो है वो गिरने लगे हैं। तो इसको लेकर जानकारों का यह कहना है कि मामले तेजी से बढ़ेंगे जरूर, लेकिन ये जो लहर होगी ओमिक्रॉन वेरिएंट की ये इतने वक्त तक नहीं रहेगी जितना डेल्टा वेरिएंट की जो है लहर वो देखने को मिली थी। यानी कि पीक जो है इसका जल्दी आ जाएगा और उसके बाद थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हो पाई है। अगर इतने ज्यादा मामले आएंगे और इतने ज्यादा लोगों को अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़ सकती है तो फिर क्या हम उसके लिए तैयार हैं। डेल्टा की दूसरी लहर में हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमराते हुए देख चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक शर्मनाक हरकत सामने आई। बुल्लीबाई नाम के ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं के फोटो अपलोड कर बोली लगाई जा रही है, भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला पहले भी सामने आ चुका है और कोई सख्त कार्रवाई न होने के चलते ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब देखना है कि इस बार सरकारें और पुलिस सख्त कदम उठाती हैं या नहीं। मुकेश सिंह। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप बुल्लीबाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस ऐप के खिलाफ एक महिला पत्रकार ने शिकायत दी थी। दरअसल इस ऐप पर महिला पत्रकार की तस्वीर अपलोड कर उस पर अभद्र कमेंट्स किए जा रहे थे। अब सोशल मीडिया पर इस ऐप को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। आरोप है कि इस ऐप पर कई चर्चित मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की गयी, उन पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इन तस्वीरों को आपत्तिजनक कंटेंट के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बोलियां लगाई जा रही हैं, ये घटना लगातार बार बार हो रही हैं। तो दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले पे संज्ञान लिया, जिसके बाद मैंने एक कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में डाली, जिसके बेसिस पे आज एक एफआईआर दर्ज की गई है। और आगे मुझे लगता है अगर इस पे सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी आता रहेगा। जानकारी के मुताबिक बुल्लीबाई ऐप को गिटहब पर बनाया गया है। यह एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ओपन सोर्स कोड का भंडार रहता है। इससे पहले 2020 में इसी गिटहब प्लेटफॉर्म पर सुल्ली डील्स ऐप आया था। इस ऐप के जरिए भी वैसा ही किया जा रहा था जैसे बुल्लीबाई ऐप के जरिए किया जा रहा है। तब दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने केस दर्ज किए थे। दिल्ली पुलिस ने अमेरिका में गिटहब को नोटिस जारी कर सुल्ली ऐप बनाने वाले का नाम पूछा था, लेकिन गिटहब की तरफ से आज तक कोई जवाब नहीं आया। वोकल वुमेन टारगेट हुई थी एक एप्लीकेशन पर, जिसपे एक फाइंड योर सुल्ली ऑफ द डे, एक तरह का एक ऑक्शन था। उस पे मैं भी थी और अराउंड 83 लड़कियां और थीं। 6 महीने पहले ही हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे एफआईआर किया था और उसका कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है उसके अगेंस्ट। 6 महीने बाद एग्जैक्टली एक और एप्लीकेशन है बुल्ली डील्स इस बार, और मेरा मानना ये है कि अगर 6 महीने पहले इसके ऊपर कार्रवाई करी जाती, एक्शन लिया जाता, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से ये कर सके। वहीं इस मामले को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा। मैंने मुंबई पुलिस को, क्योंकि कुछ महिलाएं जो टारगेट हुई हैं वो मुंबई से होती हैं, तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस बारे में कहा है। मुंबई पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इट। मैं स्वयं गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर इन पे कार्रवाई करने की मांग करूंगा और मुकदमा दर्ज करके जो लोग इसके पीछे हैं, वो चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, क्यों ही उसका कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट क्यों ना हो, सभी लोगों पे कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह से गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रयास करेंगे। इस मामले में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया कि गिटहब ने सुबह ही
यूजर को ब्लॉक करने की पुष्टि की है। CERT और पुलिस प्रशासन इस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि भारत सरकार इस मामले में दिल्ली और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्हें पता नहीं था कि नए साल की शुरुआत नफरत और घृणा से होगी। भारत सरकार के कहने पर गिटहब ने बुल्ली बाई ऐप के यूजर को तो ब्लॉक कर दिया है, लेकिन 2020 से गिटहब ने ये नहीं बताया कि आखिर इस तरह के ऐप कौन बना रहा है, और जब तक ये जानकारी नहीं मिलती तब तक पुलिस अपनी जांच को शायद ही आगे बढ़ा पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।